Japan, where heritage meets modernity. Vibrant fusion of tradition and innovation means Japan. जापान अति आधुनिक और पुरातन समृद्ध संस्कृति का मिश्रण वाला शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित, साफ सुथरा, अनूठा, सुंदर देश यानी जापान। जापान में नारा पार्क है। ये नारा पार्क यानी बस एकदम प्रकृति प्रेमियों के लिए तो ये कितना आकर्षण का स्थल है, क्योंकि यहाँ हजारों की संख्या में हिरण बिल्कुल फ्रीली यहाँ वहाँ घूमते फिरते रहते हैं। और जो वहाँ के टूरिस्ट हैं, जो वहाँ पे जो लोग दर्शन के लिए आते हैं, ऐसे लोग उनके साथ इधर उधर फोटो खिंचाते हैं, उनको कुछ कुछ खाने को देते, मतलब कुछ भी नहीं, वहाँ क्रैकर्स अलग से रखे रहते, सिर्फ वही हिरण को खिलाने रहते हैं। और ये जो पार्क है, यहाँ पर जब हम जाते हैं ना तो एक अनोखा अनुभव होता है, क्योंकि ये हिरण सीका हिरण कहलाते हैं, जो एक तरह से जंगली हिरण होते हैं, लेकिन ये पवित्र दूत माने जाते हैं। और इसके पीछे एक कहानी भी है कि किस तरह से वो पवित्र माने जाने लगे। और इनका खास क्या है अंदाज, ये आगंतुकों को यानी जो टूरिस्ट हैं या जो भी वहां पर आते हैं उनको वो प्रणाम करते हैं। बहुत ही जापान को जैसे कहा ही जाता है कि वहाँ पोलाइटनेस है, और ये पोलाइटनेस हमको इन हिरणों में भी दिखाई देती है। तो नारा पार्क में और भी क्या है, टोडाइजी और कोफुफू, ये ऐतिहासिक मंदिर है वहां पर, और जो कि इसे प्रकृति और संस्कृति का एक बहुत ही अच्छा मिश्रण वाला जो स्थान है वो ये नारा पार्क है। तो यहाँ मंदिर में जाके दर्शन भी होते हैं, प्रकृति भी सुंदर सुंदर देखने को मिलती है, और आसपास हिरण हमारे घूमते रहते हैं। तो ये सारा कुछ जो पूरा पार्क है वो देखने लायक है। टूरिस्ट तो बिल्कुल वहां जाना ही चाहिए, और वहां खुद जापान के लोग भी मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। छुट्टी के दिन वहां पिकनिक के हिसाब से भी आते हैं, हिरणों के साथ अपना समय बिताते हैं। तो बहुत ही सुंदर ये स्थान है। आप देख रहे होंगे सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति लगी हुई है, और एक टेम्पल है यहाँ पर। इस टेम्पल का नाम है रनकोजी बुद्धिस्ट टेम्पल, और ये टोक्यो में है। और 18 सितंबर 1945 से यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की एशेज प्रिजर्व करके रखी गई है। यह एक बहुत ही पुरातन मंदिर है। 1594 में ये स्थापित हुआ था। वर्ष में एक बार 18 अगस्त को सुभाष चंद्र बोस की डेथ एनिवर्सरी पर जनता के दर्शन के लिए इसे खोला जाता है। और चूंकि our tour to Tokyo in May month, so we missed to take दर्शन of this holy temple। जापान में ओसाका शहर में डोटोनबोरी नाम का एक जो स्थान है वो इतना लाइवली है, और वहाँ पर इतना मतलब ज़्यादा टूरिस्ट तो जाते ही हैं, खुद जापानीज लोग भी वहाँ घूमने फिरने जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ स्ट्रीट फूड जो रहता है, और जो खास करके हम कोई ऐसे स्ट्रीट में जाते हैं जहाँ बहुत इस तरह की दुकानें रहती, सेम वैसा वहाँ पर, लेकिन इतना खूबसूरत सजाया हुआ और इतना लाइटिंग रहती है। यानी जनरली शाम को और रात को ही वहाँ जाया जाता है, क्योंकि उसी समय वहाँ पे सब शॉप्स लगती है, और वहाँ की नाइट लाइफ वगैरह के लिए ही वो ज़्यादा जाना जाता है। सब लोग वहाँ घूमते फिरते खाते पीते रहते हैं, और एक कैनाल बीच में से जाती है जिसमें से कि बोट्स वगैरह चलती रहती हैं, और उसमें जो एक इंटरटेनर रहती है वो बहुत ही मज़े से बोट में सब लोग बैठ जाते हैं, और वो पूरे कैनाल में इधर से उधर जाती रहती है। आसपास जगमगाती दुकानें और साइनेज वगैरह भी इतने लाइटिंग वाले रहते हैं, तो बड़ा देख के मज़ा आता है। और फिर उस एकदम लाइवली एटमॉस्फेयर में वो हमको अपनी जापानीज और कुछ इंग्लिश मिक्स भाषा में जो कुछ समझाती है और बोलती रहती है, उससे बहुत एंटरटेनमेंट होता है और बहुत मज़ा आती है। तो एक वहाँ पर जो खाने पीने का भी जो ऐसा रहता है, तो ऐसा मेन्यू कार्ड वगैरह नहीं वहाँ पे मिलता है। वहाँ पे जो भी उस शॉप्स में खाने की चीज़ें रहती है उसके ऐसे सब रियल में या फिर उसके कुछ वो लोग बना के मोल्ड रखते हैं,
वो सब वहाँ पे ऐसे डिस्प्ले के लिए रख देते हैं अपने शॉप के सामने। उसको देख के आपको पसंद करना पड़ता है, आपको क्या खाना है, वो यदि आप बता देंगे तो वो आपको वैसा तैयार करके दे देते हैं। और वैसे भी ये जो आप फोटोज़ देख रहे हैं, इससे आपको आइडिया आ ही रहा होगा, तो बहुत ही सुंदर जगह है। और बस जो हम टूरिस्ट जाते हैं उन्होंने तो डोटनबोरी में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ये खासकर टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही अट्रैक्शन पॉइंट है, जिसे कभी भी भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए, ज़रूर देखने जाना चाहिए। जापान की बुलेट ट्रेन। सबसे पहले ये बुलेट ट्रेन जापान में 1964 में स्टार्ट हुई थी। और टेक्नोलॉजिकल इतना एडवांस ये कंट्री है जापान, और इतना खूबसूरती से डिज़ाइन किया हुआ है बुलेट ट्रेन को कि उसे देख के समझ में आता है कि जो किंगफिशर पक्षी है उसी से प्रेरित होकर इसकी डिज़ाइन को बनाया गया है, जो शोर कम करने और गति बढ़ाने में ये जो शेप है उसका, वो उसको मदद करता है, इसीलिए बुलेट ट्रेन का वैसा शेप रहता है। और उसमें जब हम बैठते हैं तो बाहर से जब वो ट्रेन धड़ाधड़ आती है तो ऐसा लगता है बाप रे क्या स्पीड है, अब तो हम इसमें बैठेंगे तो शायद उड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इसमें बैठते हैं तो एक साधारण ट्रेन जैसा ही हम महसूस करते हैं, लेकिन इसके अंदर की जो बैठने की व्यवस्था है, आराम से पैर फैलाकर, और जिस आराम से हम सीट पर बैठ सकते हैं, जो साफ सफाई है वहाँ, एकदम साफ सुथरा टॉयलेट और सारी व्यवस्था, और बड़े बड़े खिड़की के जो ग्लास है उसमें से इतना सुंदर बाहर का दृश्य दिखता है। तो यहाँ तक कि हम लोग ओसाका से जब टोक्यो जा रहे थे तो हमको माउंट फ्यूजी भी देखने को वहाँ मिला, क्योंकि उस दिन मौसम थोड़ा खुला था तो बहुत क्लियर देखने को मिला था। और उसके बाद तो खैर हमने बाद में फिर से माउंट फ्यूजी को देखा ही था। लेकिन बुलेट ट्रेन की बात यदि मैं करती हूँ तो ये एक मतलब इसकी जो स्पीड है वो 320 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर। तो सोच लीजिए कि हम जो 10 घंटे में बाय रोड जाने वाले थे ओसाका से टोक्यो, वो हम सिर्फ बुलेट ट्रेन से 2 घंटे में पहुंच गए, और बड़े आराम से, पता भी नहीं चला। इतना सुंदर व्यवस्था है इस ट्रेन की। सचमुच जापान की टेक्नोलॉजी को तो सलाम। शिबुया क्रॉसिंग, ये एक टोक्यो का बहुत ही फेमस स्थान है, जहाँ पर कि एक ही बार में करीब 3000 लोग 10 सड़कों से आए हुए लोग क्रॉस करते हैं। इतना बिजीएस्ट ये पेडिस्ट्रियन इंटरसेक्शन है जो कि वर्ल्ड फेमस है, और इसे स्क्रैम्बल क्रॉसिंग भी कहते हैं। और कई इंग्लिश फिल्मों में यहाँ की क्रॉसिंग के दृश्य को दिखाया जाता है। इट्स नोन फॉर द कंट्रोल्ड कॉज व्हेन ऑल ट्रैफिक लाइट्स टर्न रेड, allowing thousands of people to cross in all direction simultaneously। ये जो स्टेचू आप देख रहे हैं, ये एक वफादार ऐसे कुत्ते की स्टेचू है जिसका नाम हैचिको है। शायद आप लोगों ने इंग्लिश में इसकी मूवी भी देखी होगी, जो लोगों ने बहुत पसंद की है। ट्रू स्टोरी पर ही ये मूवी बनी है, ये फिल्म बनी है। हैचिको का कुछ ऐसा जापान में एक तरह से वो हीरो बन गया। उसका कारण ये है कि वो इतना वफादार डॉग था। उसके मालिक का नाम था, जो कि टोक्यो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर एजाबुरो यूनो। और दोनों कुत्ते में और मालिक में बड़ा प्यार था। दोनों घर से साथ में निकलते, और जिस स्थान पे स्टेचू बना है ना, वो स्थान पर वो डॉग वहाँ रुक जाता था, और ये अपनी यूनिवर्सिटी ट्रेन से चले जाते थे। लौटने के टाइम बराबर ये डॉग वहीं पे रुका रहता था उनके लिए, और दोनों मिलके फिर घर पर वापस आते थे। ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि जब एक दिन इसी तरह से हैचिको उनको छोड़ के वहाँ रुका था, और वो ट्रेन से चले गए, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए उनको कुछ ऐसा हार्ट अटैक आया या क्या हुआ, तो उनकी डेथ हो गई। और वो तो वापस लौटे नहीं, लेकिन ये जो डॉगी है ये उनके लिए हैचिको रुका ही रहा। उसको लगा कि उनका ओनर थोड़ी देर में आएगा, आ जाएगा, कल आएगा,
और ऐसे 9 साल गुजर गए और वो उनके इंतजार में वहीं रुका रहा। आसपास वाले उसको खाना देते, प्यार करते, कुछ लोग उसको अपने साथ ले जाने को भी देखते कि भाई अब इसका ओनर तो अब नहीं रहा है तो हम इसे रख लें, लेकिन वो किसी के साथ नहीं जाता था। उसे तो बस इंतजार था अपने ओनर का, अपने मालिक का। और कुछ साल के बाद उस डॉगी का भी, हेचिको का भी डेथ हो गई, लेकिन उसकी याद में लोगों ने मिलकर और गवर्नमेंट ने भी इसमें साथ दिया और फिर ये स्टेचू वहाँ पर बना दिया गया हेचिको का। लेकिन ये एक प्रतीक है कि वो कितना वफादार था। वैसा ही वफादार जापान के लोग रहते हैं और वैसा ही जापान भी एक वफादार देश है। हिरोशिमा, 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा के लिए एक बहुत ही अशुभ दिन साबित हुआ, जब अमेरिका ने एटम बम गिराकर तत्काल करीब 80,000 लोगों की जान ले ली, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। और जो रेडिएशन से जो मतलब लोग तो मर गए, उसके बाद रेडिएशन का जो असर हुआ उससे न जाने हजारों लोग जिस तकलीफ से गुजरे, और वर्षों तक ये तकलीफ रेडिएशन की। जो नवजात बच्चे थे, किसी का ब्रेन, किसी का हाथ पैर नहीं है, किसी की आंख नहीं है, किसी का टेढ़ा मेढ़ा शरीर है, ऐसे बच्चे भी पैदा होने लगे। बहुत कुछ नुकसान इस एटम बम से हुआ। और इस पर ही बात नहीं रुकी। जब 6 अगस्त को एटम बम गिरा था, उसके ठीक दिन बाद नागासाकी में फिर से अमेरिका ने एटम बम गिराया और फिर से 40,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। सोचिए, ये जो भगवान ने ब्रेन दिया था कि हम कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए उपयोग करें अपने ब्रेन का, लेकिन ये जो इतना भयंकर डिस्ट्रक्शन इस एटम बम से फैला, जिसकी कि जब हमने गैलरी में, जो वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक बिल्डिंग में गैलरी बनी हुई है जिनमें बहुत सारी फोटोज रखी हैं, उस समय के सारे दृश्य हमें जो देखने को मिल रहे थे, तो सच में दिल दहलाने वाले वो दृश्य थे। आंखों से आंसू बह रहे थे। कई लोग तो देख नहीं पा रहे थे, थोड़ा सा देख के लोग जाके बाहर बैठ गए कि हम नहीं देख सकते ये सब कुछ। परंतु सोचिए, जब सचमुच ये घटना घटी थी तब क्या दर्दनाक दृश्य रहे होंगे, और कैसे परिवार के लोगों ने उस दुख को सहा होगा, कैसे उन लोगों ने उस तकलीफ को उठाया होगा। कईयों के पैंट शर्ट जो फट गए थे वो भी प्रिजर्व करके रखे गए हैं। ये सारी जो दृश्य हमने देखे, तब ऐसा लगा कि नहीं, हमने कभी भी इस एटम बम से खेलना नहीं चाहिए। और जिस तरह से अमेरिका ने जिस तरह से नुकसान जापान का किया था, लेकिन जापान बहुत ही शांतिपूर्ण देश है। हिरोशिमा में ये बॉम्ब डोम है। ये पहले हिरोशिमा प्रीफेक्चुरल इंडस्ट्रियल प्रमोशन हॉल था, पर ये अब एक अवशेष के रूप में बचा हुआ है, क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट से ये जो बची कुची जो इमारतें थी उसे बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व करके रखा गया है। और इसे आप देख रहे हैं कि कितना नुकसान हो जाता है जब इस तरह का बॉम्ब ब्लास्ट होता है। हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क, ये शहर के बीचों बीच ठीक उस स्थान पर 6 अगस्त 1945 में हुए बॉम्ब ब्लास्ट के बाद बनाया गया। यहाँ इस बॉम्ब ब्लास्ट में जो लोग मर गए थे उनकी याद में ही इसे बनाया गया है। यहाँ का पूरा जो एक वातावरण है भावुक कर देने वाला होता है। बहुत ही शांति से लोग वहाँ, लोगों को जो अब नहीं रहे और बॉम्ब ब्लास्ट में जो चले गए, जो निर्दोष थे, जिनका कोई दोष नहीं था, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने ये बॉम्ब ब्लास्ट किया वो बहुत ही दिल दहलाने वाला था। इसलिए उन लोगों की याद में जो मर गए थे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर टूरिस्ट क्या, जापान के लोग क्या और स्कूल के बच्चे सभी आते हैं,
सिर झुका के सभी श्रद्धांजलि देते हुए उस वक्त को याद करते हैं। और इस मेमोरियल पर आपको एक बच्ची दिख रही है जो कि क्रेन उड़ा रही है। वो भी एक उसकी कहानी है कि जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो रेडिएशन का जो असर उस पर हुआ था उससे उसको ल्यूकेमिया हो गया था और उससे उसकी बाद में डेथ भी हो गई। लेकिन जब वो जूझ रही थी अपनी बीमारी से रेडिएशन के कारण, उस वक्त उसे किसी ने बताया था कि देखो, यदि तुम 1000 ना ये क्रेन बनाओगी और उड़ाओगी तो फिर तुम्हारी जो विश है वो पूरी हो जाएगी। तो वो रोज वो पेपर लेती थी और वो क्रेन बनाती थी। 1000 क्रेन तो वो बेचारी बना नहीं पाई, लेकिन उसके पहले ही उसकी डेथ हो गई। परंतु ये उस बात को याद दिलाता है कि हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए। और उसी की याद में वहाँ पर एक ऐसा मेमोरियल के पास में ही ओरिगामी पेपर्स रंग बिरंगे वहाँ पे लगे हुए रहते हैं सेंटर के में ही, और लोग उसे लेते हैं, उसकी क्रेन बनाते हैं और इस तरह से वहाँ पर वो एक तरह से उस मेमोरियल को डोनेट करते हैं, क्योंकि बहुत भारी नुकसान जो हुआ था तो उस की ही याद में वो कुछ वहाँ पे डोनेशन भी देते हैं। इस तरह से वहाँ पे लोगों में एकदम जब देखने के बाद पता चलता है कि ये जो संवेदनशीलता है ये कभी भी हमारी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। जापान खुद एक अल्ट्रा मॉडर्न कंट्री है और टोक्यो उसके तो कहने ही क्या। और वहाँ पर है टीम लैब प्लैनेट्स। ये एक डिजिटल आर्ट म्यूजियम है और इसमें एक इंटरैक्टिव और इमर्सिव आर्ट का हम एक्सपीरियंस अनुभव हम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी इसे देखने के लिए आता है वो जो ये आर्ट वर्क है, जो कलाकृति के साथ बातचीत कर सकता है आर्ट वर्क के साथ। टीम लैब प्लैनेट्स को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया में सबसे अधिक देखे जाने वाले म्यूजियम के रूप में मान्यता दी गई है, जो एक कला समूह द्वारा संचालित, कला समूह यानी जो एक आर्ट ग्रुप है जो कि इस दुनिया के अलग अलग शहरों से कई मतलब ऐसे कुछ लोगों को उन्होंने लिया है ग्रुप में। और ये सारे कलाकार अलग अलग टाइप के हैं। कोई इंजीनियर भी है, कोई डिजिटल नॉलेज रखने वाला कोई स्पेशलिस्ट भी है, कोई आर्ट वर्क वाला है। इस तरह के अलग अलग तरह के जो स्पेशलिस्ट है उनका ये ग्रुप है, जिसके द्वारा ये पूरा टोक्यो का जो ये टीम लैब प्लैनेट है इसको संचालित किया जाता है। और जब इसमें हम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हर चीज मतलब जैसे फूल ऊपर से नीचे लटक रहे हैं, पूरा पानी में उसको उगाया जाता है और वो नेचुरल फ्लावर्स रहते हैं और वो खत्म ही नहीं होते, मतलब चलते ही जाओ और जहाँ जाओ वहाँ फ्लावर ही फ्लावर, और उसको आसपास पूरे मिरर लगा रहता है। तो हम एक दूसरी ही दुनिया में चले गए, एक दूसरे ही प्लेनेट में चले गए, ऐसा कुछ अपने को एक्सपीरियंस आता है। फिर और आगे आगे चलते हैं तो वहाँ पर ऐसा लगता है हम फॉरेस्ट में पहुँच गए। वहाँ एनिमल्स यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हैं, कभी पेड़ों पर कुछ बर्ड्स वहाँ पे आवाज़ें कर रहे हैं, दिख रहे हैं, कहीं इधर से उधर से कहीं टाइगर निकल रहा है तो कहीं कोई डियर दौड़ रहा है, पता नहीं क्या क्या, इतने ज़्यादा मतलब वो एहसास हमको होने लगता है कि हाँ सच में हम जंगल में हैं। फिर और कुछ आगे चले जाओ तो वहाँ पर हमारे यानी घुटने घुटने तक पानी है जिसमें हम चले जा रहे हैं और ये सब डिजिटल इफेक्ट है। मतलब सोचिए, ऐसा लगता है कि सचमुच हम किसी समुद्र में पानी में चले जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो मतलब मैंने एक्सपीरियंस वहाँ लिया तो सच में वो गजब का एक्सपीरियंस था, अपने आप में एक बहुत ही अनूठा एक्सपीरियंस था। बहुत ही सुंदर है ये डिजिटल आर्ट म्यूजियम। जापान में शिंटो तीर्थ स्थल और बौद्ध मंदिर बिखरे पड़े हैं। जितना जापान टेक्नोलॉजिकल इतना एडवांस है, इतना अल्ट्रा मॉडर्न है, उतना ही वो एक समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परंपरा का भी पालन करता है।
वहाँ के मंदिरों को और वहाँ के श्रीन्स वगैरह को देखकर हम समझ सकते हैं कि वहाँ दूसरे पश्चिम देशों जैसा माहौल नहीं है। बहुत ही शांति है और बहुत ही लोगों में एक विनम्रता, एक पोलाइटनेस, कोई भी लाउड नहीं है वहाँ पर। और ये जो मंदिर शिंटो धार्मिक परंपरा की सेवा के लिए बनाए जाते हैं और इनके प्रवेश द्वार को टोरी द्वार कहते हैं। मंदिर बौद्ध धार्मिक परंपरा की सेवा के लिए बनाए गए हैं यहाँ पर, और इनके प्रवेश द्वार को सनमोन द्वार भी कहते हैं। जैसे कि जापान में जो नारा नामक जगह है, वहाँ पर तोडाजी मंदिर जैसे मंदिरों में बड़े सनमोन द्वार हैं, और वैसे ही टोक्यो के जो सेंसोजी मंदिर है उसमें बहुत ही मजबूत और बहुत ही सुंदर, जो उसको देखते ही रह जाओ ऐसी प्रभावशाली छतें हैं, रूफ है, और उनके स्तंभों में नियोजी नामक एक भयंकर मंदिर संरक्षक मूर्तियां हैं। तो वो मूर्ति ऐसे एकदम देख के से राक्षस जैसी लगती है, परंतु ये उनका विश्वास है कि वो हमें खराब जो शक्तियां हैं, जैसे तूफान आता है, अर्थक्वेक आता है, जो इरप्शंस होते रहते हैं यहाँ वहाँ पर वोल्केनो के, इन सब से जो एक प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए वो इस तरह की चीज़ों को पर भी विश्वास रखते हैं। और वहाँ पर मतलब बिल्कुल जैसे ही हम टोरी द्वार के पास जाते हैं तो थोड़ा सा विनम्रता से झुककर फिर हम उसके अंदर जाकर आगे का अपना रास्ता अपनाएं, ऐसा कुछ वहाँ का एक प्रथा है वहाँ पर। क्योंकि लोग बात बात पर बहुत ही विनम्रता से झुकते रहते हैं और मंदिर में जाके हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करते हैं, ताली बजाते हैं। और साथ में हमने देखा कि वहाँ पर ऐसे मंदिर के बाहर में एक बहुत बड़ा सा एक ऐसा पात्र रखा रहता है जिसके अंदर की उदबत्ती, जिसको अगरबत्ती बोलते हैं, वो जला के आप मतलब कुछ सिक्का डालना पड़ता है मशीन में, तो एक उदबत्ती का ये मिल जाती है बंडल, और उसको तुम जलाकर वहाँ पे उसी में रखो। मतलब इधर उधर कहीं जला रहे, गिर रहा है, इस तरह का बिल्कुल नहीं, वो जो पात्र है उसी में जलाना पड़ता है। और कुछ कुछ मंदिरों में बाहर में पत्थर के से बड़े बड़े जैसे ये रहते हैं पात्र, जिसमें कि पानी भरा रहता है, और उसके अंदर पानी लेने के लिए भी वो एक रखा रहता है डंडी वाला एक ये, जिससे कि हम पानी लेकर अपने पैर में डालकर हमारे मुंह में थोड़ा सा कुल्ला कर लें और अपने हाथों को धो लें, और स्वच्छता के साथ हम फिर मंदिर के अंदर प्रवेश करें। इस तरह की भी व्यवस्था है वहाँ। और ये जो मंदिर और ये जो है, यहाँ पर कई लोग हमको किमोनो पहने हुए भी दिखते हैं, कुछ लोग अपने साधारण कपड़ों में भी रहते हैं, लेकिन वहाँ पर टूरिस्ट वगैरह जो भी जाते हैं उनको किसी तरह की मुश्किल नहीं होती। इतनी भीड़ में भी सब व्यवस्था इस तरह की बनाई गई है कि कितने ही टूरिस्ट आए, कितने ही खुद जापान के लोग आए, लेकिन सभी बहुत अच्छे से दर्शन कर पाते हैं। कोई धक्का मुक्की नहीं होती, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ, और बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण में, जो सचमुच हम मंदिर में जाके चाहते हैं कि हमारी जो जर्नी है वो इनसाइड जर्नी हो, और वो महसूस होता है वहाँ जाकर। इतना सुंदर वहाँ के तीर्थ स्थल हैं। और वहाँ पर कई मंदिर ऐसे भी मैंने देखे कि जहाँ मंदिर है वो, लेकिन अंदर में वहाँ पे कोई मूर्ति भी नहीं है। वो भी एक तरह से वो एक प्रकृति की पूजा करते हैं, क्योंकि वो वोल्केनो और वहाँ पर जो इस तरह के अर्थक्वेक होते रहते हैं, तो प्रकृति की शक्ति से डरते हैं, तो वो हमेशा वो अपनी प्रेयर उस तरह से, एक तरह से नेचर की प्रेयर करते हैं। और कुछ जगह पे मूर्तियाँ भी हैं, कुछ जगह पे नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग धर्म को मानने वाले भी लोग हैं। ज़्यादातर वहाँ पे शिंटो और बौद्ध धर्म के ही लोग हैं, और कुछ लोग इन दोनों धर्मों को मानते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बस हाथ जोड़ लेते हैं और आगे निकल जाते हैं। स्काई ट्री ये जापान का सबसे ऊंचा टावर है और एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है। ये 634 मीटर ऊंचा है और ये एक ब्रॉडकास्टिंग और ऑब्जर्वेशन टावर है। टोक्यो टावर की यदि हम बात करें तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत और
कहीं से भी हम यदि निकलते हैं अलग अलग रास्तों से भी, तो ये एक ऊंचा खड़ा हुआ टावर हमेशा हमें हर बिल्डिंग के पीछे से, इधर से उधर से दिखाई देता है। तो ये 332.9 मीटर ऊंचा है और एफिल टावर से प्रेरित होकर 1958 में इसे बनाया गया। ये भी ब्रॉडकास्टिंग और ऑब्जर्वेशन टावर है। और इसी तरह से जो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है, ये भी जापान के ओबेबू में रेनबो ब्रिज के बैक साइड में ये इसको स्थित किया गया है। और ये जापान और फ्रांस के बीच फ्रेंडशिप का ये एक प्रतीक मानकर इसको वहां पर स्थापित किया गया है। पहले 1998 में इसको ऐसे ही टेम्पररी पहले रखा गया, लेकिन इतना ज्यादा ये पॉपुलर हो गया कि इसे लोग देखने बहुत आते थे, तो फिर ये वहीं पे परमानेंट इसको स्थित कर दिया गया है। और ये एक फोटो स्थल भी बन गया है, जहाँ पर कि एक स्पॉट है फोटो का जो बहुत ही पॉपुलर है ये। और ये करीब 11 मीटर ऊंचा है। और ये इसकी जो पूरी मूर्ति बनी है ये कांस्य से, ब्रोंज से बनी हुई है। और वैसे ही माउंट फ्यूजी की, तो ये भी जापान की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक वाला ये पहाड़ है जो माउंट फ्यूजी है। ये 3776 मीटर ऊंचा है और ये टोक्यो के साउथ वेस्ट में, वहां से टोक्यो से 100 किलोमीटर दूर स्थित है। और जो मुख्य 3 पर्वत माने जाते हैं, उनमें ये एक बहुत ही एक पवित्र पर्वत के रूप में इसको माना जाता है, पूजा जाता है। यहाँ पे जो तीर्थ यात्री है वो दर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में आते ही रहते हैं, तांता लगा रहता है टूरिस्ट लोगों का। और ये एक बहुत ही आकर्षण का स्थल है टूरिस्ट लोगों के लिए। और आर्ट वर्क वालों के लिए तो ये एक बहुत ही यानी इतनी सुंदर स्पॉट है कि जहाँ बैठ के तुम कितनी भी पेंटिंग बनाओ, इतना नेचुरल ब्यूटी यहाँ पे बिखरी पड़ी हुई है। हकोने के इसी ओवाकुदानी एरिया में रोपवे जो है, उसमें भी जो गोंडोला राइड जिसे बोलते हैं, वो करने का फ़ायदा ये रहता है कि एक तो वो बहुत ग्रीनरी वाले एरिया से जाती है, और वहाँ से हम ये जो इतना सल्फर वेंट जो है उसको हम वो पहाड़ियों से जैसे निकल रहा है उसे लाइव देखने के लिए ऊपर से जब हम देखते हैं तो और भी देखने में भी बहुत मतलब एक तरह से बहुत अच्छा भी लगता है। और ये भी लगता है कि बाप रे बाप, जब यहाँ पर इस तरह के इरप्शंस होते हैं तो क्या होता होगा। और इतना सल्फर का जो ज़्यादा देर तक यदि तुम सल्फर में केस में रह जाओ तो मतलब दम घुटने जैसी भी स्थिति आ सकती है। खैर वहाँ पे बहुत कम देर के लिए ले जाया जाता है टूरिस्ट लोगों को, सब कुछ देखकर वे वापस आते हैं। पर रोपवे में जाने का तो एक मज़ा अलग ही है। और वहाँ से जो माउंट फूजी है, यदि मौसम बहुत खुला और साफ है तो वो हमको माउंट फूजी भी वहाँ से बहुत अच्छे से देखने को मिल जाता है। जापान का जो ओवाकुदानी वाला जो एरिया है, जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पर सल्फर वेंट वगैरह जो हैं, ये सब जो ज्वालामुखी फूटने के कारण जो वहाँ पे गरम गरम जो पानी भी वहाँ पे से निकलता है तो वो सल्फर पानी होता है। तो वहाँ पर कुछ लोग काले अंडे बेचते हैं वहाँ के उसी एरिया में, मतलब किसी जापान के दूसरे किसी एरिया में वो नहीं दिखते हमें काले अंडे, लेकिन इस एरिया ही फेमस है ब्लैक एग के लिए। तो यहाँ पर वो जो पानी, जो सल्फर पानी में जो उबलते हैं तो उसका ऊपर का जो वाइट वाला जो ये है अंडे का, वो छिलका काला हो जाता है। पर उसको जब हम फोड़ कर देखें तो अंदर में वो वैसा ही जो नॉर्मल अंडा रहता है, वाइट और अंदर से जो येलो योक रहता है, वैसा ही वो भी रहता है। लेकिन चूंकि बाहर से वो काला हो जाता है और वहाँ पर मतलब वो 5-5 रखे हुए अंडे का डब्बे भी मिलते हैं और लोग इसको लेके जाते हैं गिफ्ट करके किसी को देने के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है, ये सही बात गलत बात नहीं मालूम, पर वहाँ पर इसी तरह बताया जाता है कि यदि ये काले अंडों को आप खाएंगे तो आपकी उम्र में 7 साल और बढ़ जाएंगे। तो इस तरह की बात वहाँ पर प्रचलित है। तो ये ब्लैक एग बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर पॉपुलर है।
खास करके जापानीज लोग के लिए तो है ही, लेकिन टूरिस्ट लोग को तो बस भीड़ लगी रहती है उसे खरीदने के लिए। टोक्यो में एक बहुत ही सुंदर नेशनल गार्डन है, शिंजुकू गुएन। बहुत ही एक सार्वजनिक उद्यान है जहाँ सभी लोग आ सकते हैं। और यहाँ जिस तरह से अलग अलग थीम से जो गार्डन को बनाया गया है, एक अंग्रेजी थीम, फ्रेंच थीम, जापानी थीम, इस तरह से तरह तरह के फूल, तरह तरह के सीजनल फ्लावर्स, रोजेज, बहुत ही खूबसूरत ये गार्डन है। और इसमें मतलब घूमने फिरने यानी कितने किलोमीटर तुम चलते ही जाओ, इतना बड़ा ये गार्डन है। तो यहाँ अच्छी बढ़िया वॉकिंग हो सकती है, एक्सरसाइज हो सकती है, एक कोई अच्छी सी बुक लेके बैठ के पढ़ो, या फिर वहाँ पर घंटों बैठ के अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ पिकनिक मनाओ। हर तरह से ये गार्डन बहुत ही खूबसूरत है। और ख़ास मुझे वहाँ पर एक चीज़ तो बहुत ही अच्छी लगी कि जब मैं ऐसे घूम रही थी तो वहाँ पर एक जापानी लेडी थी जो कि वहाँ पर एक बराबर अपना सब उसने मतलब जो ड्राइंग बोर्ड वगैरह को बहुत अच्छे से फिक्स किया हुआ था स्टैंड पर। और वो सामने में जो गार्डन में ऐसे फ्लावर लगे हुए थे जो रोजेज, तो उसको देखकर वो अपने ड्राइंग बोर्ड पर बराबर वैसे पेंटिंग बना रही थी, बिल्कुल हूबहू उस रोज को देखती थी, उस फ्लावर को, और वो बना रही थी। तो उसके साथ मैंने फोटो भी मैंने खिंचवाई और उससे मैंने बताया कि आप बहुत सुंदर पेंटिंग कर रहे हैं। तो बहुत, पता नहीं वो मेरी बात समझी या नहीं समझी, लेकिन उसको ये समझा कि मैं उसको अप्रिशिएट कर रही हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर गार्डन है। अर्शियाना बम्बू फॉरेस्ट, ये क्योटो, जापान में एक स्थानीय क्योटो, वहाँ स्थित है। बहुत ही एकदम प्राकृतिक वातावरण में ऊंचे ऊंचे पतले बांस के तने आसमान की ओर बढ़ रहे हैं। हवा में लहराते हुए तनों से अजीब सी आवाज खटखटी आती रहती है। चिड़िया चहचहा रही है और उस रास्ते में हम चलते जा रहे हैं। और वहाँ पर आगे चलते चलते प्राचीन मंदिर भी हैं, तालाब हैं। ये दृश्य बड़ा ही आश्चर्यजनक और बड़ा ही खूबसूरत लगता है। इसमें जो क्योटो है, यहाँ इधर साइड में एक कस्तूरा नदी भी है, और फिर वहाँ पर जो तलहटी है, जो उसका किनारा है, वहाँ पर यदि तुम बैठ जाओ और सब कुछ नज़ारे को देखो तो एक अलग ही आनंद आता है। और बिल्कुल ऐसा लगता है कि कहीं हम मालूम नहीं कौन से ऐसे सुंदर और ऐसे आनंददायक जगह में पहुंच गए हैं, जहाँ के आकर्षण जो बांस के जो झुरमुट है उसमें से हम यदि निकलते हैं तो एक जादुई और एक मनोरम अनुभव होता है। आशी लेक हकोने रीजन में आती है और ये हकोने टोक्यो से काफ़ी पास में है। आराम से एक डे ट्रिप की जा सकती है और बड़ी वर्थ रहती है ये ट्रिप, क्योंकि जब हम लेक में क्रूज में बैठते हैं और क्रूज में चलते हुए जब हम आसपास का सुंदर नज़ारा देखते हैं तो समझ में आता है कि अरे यहाँ पर तो हकोने श्रीन दिख रहा है, कहीं दूर पर आइकोनिक रेड टोरी गेट भी दिख रहा है, और यदि मौसम साफ है तो दूर से हमको माउंट फ्यूजी भी दिख रहा है। इतनी सुंदर सुंदर नज़ारे देखते हुए जब क्रूज चलती रहती है, और कभी क्रूज के अंदर बैठकर कॉफ़ी पियो, कभी क्रूज के बाहर जाकर ये नज़ारे देखो, और इसके साथ कई लोग तो वहाँ पे गेम खेलने लगते हैं और कई तरह की एक्टिविटीज़ करने लगते हैं। तो एक तरह से ये डे ट्रिप बहुत ही बढ़िया होती है, बड़ा मज़ा आता है, और उसी दिन वापस हम टोक्यो लौट भी सकते हैं। ये सब क्रूज़ का एक जो राइड लेने के बाद। तो ये आशी जो लेक है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी है, और ख़ासकर टूरिस्ट लोगों के लिए तो यह एक बहुत ही प्यारा अट्रैक्शन है। जापान जितना अल्ट्रा मॉडर्न कंट्री है, जहाँ एक बटन दबा के 100 काम हो जाए, ऐसा एक कंट्री होने के साथ उतना ही वो ट्रेडिशनली भी इस तरह की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक अपनी धरोहरों को संभालता हुआ
आगे बढ़ रहा है, वेस्टर्न कल्चर से बिल्कुल अलग, लेकिन वहाँ मॉडर्नाइजेशन पूरा है। लोग जहाँ किमोनो पहन के जाते हैं वहाँ लोग मॉडर्न ड्रेसेस में भी चल रहे हैं। मतलब ओलंपिक जब वहाँ हुआ था काफ़ी साल पहले, उस वक्त वहाँ पर कुछ वेस्टर्न फूड वगैरह भी आ गए थे, तो वहाँ पर वो सब भी वहाँ मिल रहा है, और खुद जापानीज जो फूड है वो भी मिल रहा है। लोग वो ये सब खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो अपने ट्रेडिशन को नहीं छोड़ रहे हैं। जितने मॉडर्न बन रहे हैं उतना ही ट्रेडिशन को भी साथ में लेके चल रहे हैं। ऐसी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांस कंट्री मैंने तो कभी नहीं देखी। और वहाँ एक बड़ा ही आश्चर्य और बड़ा ही अच्छा लगा जब हमको हमारा गाइड एक ऐसे स्थान में ले गया जहाँ की फेस्टिवल के लिए प्रोसेशन निकलते हैं, और जहाँ पर दूर तक मंदिर वगैरह ऐसे बने रहते कि वो प्रोसेशन उस मंदिर में जाकर समाप्त होता है। आसपास लोग खड़े रहते हैं, आराम से देख सकते हैं, फोटो खींचो, वीडियो बनाओ, कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई आवाज़ नहीं। और जो कुछ हमको देखना है प्रोसेशन में, लोग क्या कुछ गा रहे हैं, क्या कुछ म्यूज़िक चल रहा है, क्या वो डांस कर रहे हैं और किस तरह से वो चले जा रहे हैं। आप फोटो में भी सब देख ही सकते हैं कि किस तरह से वो चल रहा है और लोग पीछे से देख रहे हैं। तो इस तरह का वहाँ पर हमारे यहाँ जैसी झांकियाँ निकलती है, लेकिन उसके लिए एक स्थान निर्धारित है जहाँ जाएंगे तो वहाँ हमको फेस्टिवल सीजन में अलग अलग फेस्टिवल के अलग अलग प्रोसेशन और अलग अलग विधियाँ, परंपराएं और जो रिचुअल्स वो लोग करते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये एक बहुत ही अपने आप में बहुत सुंदर मेरा एक अनुभव आया, और मैं देखकर सोचने लगी काश हमारी कंट्री में भी थोड़ा सा ये अनुशासन आ जाए तो कितना अच्छा हो। हम जब टोक्यो में घूम रहे थे तो जो एक मार्केट प्लेस होता है और जहाँ बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है, ये सब देख रहे थे, बड़ा सुंदर लग रहा था। और अचानक हमारा ध्यान गया एक बहुत ही सुंदर ऊंची बिल्डिंग जिसपे MODI मोदी लिखा हुआ था। और हमारे गाइड ने भी कहा कि आप लोग सब यहाँ वहाँ घूमिए, शॉपिंग करिए, और ये मोदी जहाँ लिखा है उसी बिल्डिंग के पास आप लोग आ जाइए। तब मुझे आश्चर्य हुआ कि अरे कोई हमारा शायद कोई इंडियन मोदी होंगे, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे या कोई बिजनेसमैन होंगे जिन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग जापान में टोक्यो में बनाई है और इतना बिजनेस हाउस जैसा ये सब दिख रहा है। तो बड़ी खुशी हो रही थी और जानने के लिए भी बड़ी मैं उत्सुक थी कि भाई ये हमारे इंडिया से मोदी कनेक्शन क्या है जापान का। तो फिर जब हमारे गाइड ने बताया कि नहीं, ये हमारे इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है इस मोदी का, ये MODI, इन सब का फुल फॉर्म कुछ और है, M से कुछ, O से कुछ, D से और I से, जो कि पूरी तरह से जापानीज लोगों का ही ये है। और तो फिर भी थोड़ी देर के लिए हम सब फ्रेंड्स लोग जो थे, हम साथ में जो देखने गए थे जापान को, तो बहुत हमको हंसी भी आई, मज़ा भी आया, और हम लोग काफ़ी देर तक कुछ इसी विषय पे बात करते रहे। तो ये भी एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। जापान में हम टोक्यो के एक ऐसे टूरिस्ट प्लेस पर गए थे जहाँ की बहुत ही हिस्टोरिकल कुछ मॉन्यूमेंट्स थे, हिस्टोरिकल टेम्पल थे और बहुत सुंदर नेचुरल ब्यूटी थी। बहुत कुछ देखने के लिए वहाँ था। साइड में बहुत सारे शॉप्स थे जहाँ पर कि आप कुछ खरीदी कर सकते हैं और कुछ जापान की अच्छी अच्छी चीज़ों को देख सकते हैं। तो ऐसी जगह पे एक किनारे में मैंने कुछ 3-4 रिक्शे देखे, और रिक्शे में कुछ लोग बैठ के जा रहे हैं, और वो रिक्शे पैडल करके नहीं चलाए जाते हैं, उसको जैसे एक उठा के एक जो रिक्शे वाला है वो उसको उठा के चलाता है, और जो भी जगह पे जो बैठने वाला है वो बोलता है वहाँ वो लेके जाता है। और वो एक तरह से वो जो रिक्शे वाला है वो गाइड होता है, जो कि इतना नॉलेजेबल रहता है कि वो बस उसको बताना पड़ता है कि इस एरिया में हम आए हैं और हमको यहाँ का सब कुछ देखना है। तो वो हर जगह के बारे में हमको सब एज अ गाइड सब बताता है कि ये किस लिए प्रसिद्ध है, क्या है, यहाँ क्या था, अब क्या है,
और फिर आगे आगे ले जाता है, नेचुरल ब्यूटी को भी समझाता है, पेड़ों के बारे में भी बताता है, तो वहाँ पे मंदिरों के बारे में बताता है, हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में बताता है। और वो जो रिक्शे वाला है वो ज़्यादातर सब यंग है, कोई ओल्ड या मिडिल एजड नहीं है, सब यंग लड़के, और बड़े ही जैसे जिम विम करके अपनी बॉडी बनाते हैं ना, ऐसे बॉडी वाले बनाए हुए वो सभी रिक्शे वाले मुझे दिखे, जो कि जिम में जाते हैं और अपनी बॉडी को बनाते हैं और फिर वो रिक्शे को खींचते, मतलब अपने दोनों कंधों पे रखते हुए जो खींच के ले जाके जगह जगह पे ले जाते हैं, लेकिन सिर्फ उस एरिया में। मतलब जापान के कोई भी शहर में, जो भी हमने शहर देखे, करीब 7 सिटीज़ में हम गए और डिफरेंट हर सिटी के डिफरेंट स्पॉट्स पर हम देखने गए, लेकिन कहीं भी हमको रिक्शा नहीं दिखा। लेकिन ये एक पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पर कि रिक्शे रखे जाते हैं, और ये एक परंपरा है, और ये एक जिसको बोलते हैं ना एक विरासत, कि सबसे पहले जापान ने ही रिक्शा बनाया था और उसने ही इसका आविष्कार किया था। और आज वो जो रिक्शे रखे हुए हैं वो चाहे तो उनके पास तो एक बटन दबाओ, तो मैंने बोला क्या इतना टेक्निकली वो आ गए, तो वो तो रिक्शे को भी बहुत मॉडर्न बना सकता है, लेकिन वो एक परंपरा के हिसाब से वो बराबर रिक्शे वाला ही उसको खींच के ले जाएगा और सब कुछ बताएगा। ये उनकी परंपरा को वो रखे हुए हैं, और इसलिए वो 4-5 रिक्शे वहाँ रहते हैं उस स्थान में, और वो जगह को वो घुमाते हैं। यानी हमारे जैसा नहीं है कि गरीबी के कारण रिक्शा चलाना पड़ रहा है वाला नहीं है। ये रिक्शे वाले तो थोड़ी सी वो जो घुमाने की दूरी को तय करते हैं, और पता नहीं कितने येन, मतलब वहाँ की जो करेंसी येन में है, कितने येन में वो कमाते हैं, बहुत ज़्यादा कमाते हैं। मतलब जिसको बोलना चाहिए कि 5,000 रुपये वो कुछ 10 किलोमीटर वगैरह ही जाएंगे तो उतना वो वसूल कर लेते हैं। तो इस तरह के वहाँ पर मतलब गरीबी के लिए रिक्शे नहीं है, लेकिन एक परंपरा के नाम पर उन्होंने वहाँ रिक्शे एक पर्टिकुलर एरिया में जापान में रखे हुए हैं। जापान के टोक्यो शहर में जब मैं घूम रही थी, शॉप्स के सामने से निकल रही थी, शॉप के बाहर खड़ी थी, तो मेरे को एक बहुत ही अनूठा एक प्रयोग दिखा कि जैसे वहाँ पे जब भी हल्की फुल्की बारिश आ जाती है तो ज़्यादातर लोग छतरी लेके घूमते हैं, तो छतरी गीली हो जाती है पानी से। जब वो शॉप में अंदर आते हैं या मॉल के अंदर जाते हैं तो जो पानी टपकता रहता है छतरी से या अपने अम्ब्रेला से, तो वो एक तरह से गंदगी फैलाता है, इधर उधर पानी का गिरना, कोई फिसल के भी उससे गिर सकता है। और साथ में एक स्वच्छता की दृष्टि से, क्लीनलीनेस के लिए तो जापान प्रसिद्ध है। इतनी क्लीनलीनेस तो मैंने दूसरी कई कंट्री देखी, पर ऐसी क्लीनलीनेस जापान जैसी कहीं नहीं देखी। तो वहाँ पर उस शॉप के सामने एक ऐसे लंबी सी एक मशीन जो आप देख रहे हैं फोटो में, वो लगी रहती है, और उसमें लोग जो गीली छतरी है उसको ऐसा ऐसा लंबा लंबा घुमाते रहते हैं। थोड़ी देर घुमाने से वो एकदम ड्राई हो जाती है, और फिर उसको लेकर वो शॉप के अंदर चले जाते हैं। मतलब मॉल के बाहर, शॉप के अंदर कहीं भी ऐसा गीलापन कहीं नज़र नहीं आता है। तो ये भी एक बड़ा अनूठी चीज़ देखने को जापान में मुझे मिली, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। जापान ट्रिप के दौरान करीब 7 सिटीज़ मैं देखने गई थी एज अ टूरिस्ट, और हर सिटी में अलग अलग स्पॉट्स पर जब मैं गई तो लंच और डिनर ज़्यादातर इंडियन रेस्टोरेंट में ही किया। और इस दौरान मैं तो आश्चर्यचकित रह गई कि हमारे इंडिया से गए हुए जो आपने कितने साल से शुरू किया है? ये मैं 2017 यानी 2017 से मुझे अभी कितने 8 साल हो गए होंगे, 6-7 साल। अच्छा, और तो मेरे 5 रेस्टोरेंट। आपका नाम बताइए। मेरा नाम राज है। राज है। और आप कहाँ से हैं इंडिया में? मैं पंजाब से हूँ, वैसे तो मैं रहा नागपुर में ही। नागपुर के? हाँ, नागपुर। आपका नाम? राज। नहीं, बंजारी? वो बंजारी जो है वो दूसरा रेस्टोरेंट बॉम्बे डाइंग। अच्छा, यहीं पर? यहीं है। घूमते घूमते आ गई हूँ मैं एक इंडियन रेस्टोरेंट, और यहाँ आके इतनी खुशी हुई कि जिनसे मैं अभी आपको मिलवाती हूँ। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार बंजारी जी। नमस्कार। नमस्कार। मैं अनिरुद्ध बंजारी नागपुर से हूँ, और यहाँ मैं 3 इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। ओह, वेरी गुड। हिरोशिमा में, और अच्छा। तीनों जगह पे। अच्छा, तीनों जगह पे मतलब? तीनों जगह पे मीन साउथ ईस्ट वेस्ट।
तो नमस्कार सबको, आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे व्यूअर्स को। ये हाकोने में हमारा जो है पहला इंडियन रेस्टोरेंट है। अच्छा। और जो हम लोग हमारे भारतीय लोग आते हैं उनकी सेवा करना हमारा तो फर्ज बनता है। और हम मेरा शेफ, हम पूरा स्टाफ मेरा यही चाहता है कि जो भी हमारे भारतीय लोग, जो भी गेस्ट चाहे जहाँ से भी आए, किसी भी कंट्री, हम अच्छे से अच्छा। अपना नाम बताइए। आपने तो बहुत अच्छा खाना बनाया, इन्होंने बहुत अच्छा मैनेजमेंट रखा हुआ है। जी, मेरा नाम भूपेंद्र कामत है। मैं ये बिहार से बिलोंग करता हूँ और मुझे इस इंडस्ट्री में 37 साल हो गए। आप शेफ हैं, जी। तो आप यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हैं? जापान में 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। तो आपको थोड़ा सा कुछ अनुभव बताइए, यानी जो आप लोग खाना खाते हैं कुछ कम ज़्यादा? मोस्टली मैडम जो अपने इंडियन आते हैं जी। वो अपना इंडियन फूड ही ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा अच्छा। और जो जापानीज और दूसरे टूरिस्ट आते हैं? तो हमारे यहाँ जो भी आते हैं ज़्यादातर 90% लोग जो है इंडियन खाना ही पसंद करते हैं। अच्छा अच्छा। ये मुझे कि आप उत्तराखंड से, उत्तराखंड और से आपकी बिलोंग यात्रा कैसे रही कि आप जापान पहुँच गए? जापान एक मुझे तो ऐसे 28 साल हो गए। अच्छा। मैं एज ए रेस्टोरेंट में आया था अच्छा और वहाँ से यात्रा तो कर करते मैं हाकोने तक पहुँच गया। अच्छा अच्छा अच्छा। ये रेस्टोरेंट हमारा तो अभी 2 साल भी नहीं हुआ। अच्छा। और ये हाकोने का पहला इंडियन रेस्टोरेंट। ओके। मेरा नाम है पंकज सिन्हा और मैं बिहार गया जी से हूँ। मेरा रेस्टोरेंट टोक्यो तमाची में है। मेरा रेस्टोरेंट का नाम है हिंदी में नारा भोजनालय अरे और नारा डाइनिंग। अच्छा। दिस रेस्टोरेंट आई हैव ओपन जनवरी 28। विदेश में जाके, और वो भी जापान में जाकर, जहाँ की लैंग्वेज प्रॉब्लम भी रहती है, बाकी के कई कंट्रीज में इंग्लिश से काम चल जाता है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर जापानीज लैंग्वेज आना बहुत जरूरी होता है। लेकिन इन युवाओं ने वो लैंग्वेज भी सीखी और फिर अपने बिजनेस को भी इतना अच्छा जमाया है कि वहाँ पर मतलब 80% तो जापानीज लोग आकर भोजन लेते हैं और 20% टूरिस्ट या दूसरे लोग रहते हैं जो कि आते हैं, खाते हैं, या वहाँ के जो इंडियन रहने वाले हैं थोड़े बहुत। मतलब कहने का यह अर्थ है कि 80% जापानीज हमारे इंडियन फूड को खाते हैं। तो ये जो हमारे होटल रेस्टोरेंट के जो ये हैं ओनर हैं, इनके कह सकते हैं कि ये हमारे इंडिया से एक एम्बेसडर के रूप में वहाँ गए हैं, जिन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति के जो भोज्य पदार्थ हैं उनकी पहचान इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बनाई है। ये एक बहुत ही प्राउड की, बहुत ही गर्व की बात है और इस बात पर मैंने उन्हें धन्यवाद और अभिनंदन उनका किया। और मुझे मतलब समय नहीं मिलता था इंटरव्यू लेने का, क्योंकि इतना ज़्यादा घूमना का प्रोग्राम लंबा और बहुत पैक्ड रहता था। लेकिन जब भी लंच या डिनर के बाद 1-2 मिनट, 5 मिनट भी मिलते तो मैं उनसे 2-4 बातें पूछ लेती थी और इस तरह से कुछ जानकारियां मैंने जमा की। ठीक इसी तरह से घूमते फिरते मैंने कुछ जो हमारे इंडियन टूरिस्ट जापान गए हुए हैं उनसे भी बात करी, उनसे भी पूछा कि उन्हें जापान कैसा लगा। और इस तरह से एक मेरे को बहुत ही अनूठा और बहुत ही सुंदर अनुभव अपनी इस जापान ट्रिप से मिला। अभी मैं जापान की ट्रिप पर हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत नई नई चीज़ें और नए नए लोग देखने को मिल रहे हैं। लोग कितने ज़्यादा उत्साह के साथ घूम रहे हैं, देख रहे हैं। तो ऐसी ही एक ट्रैवलर है जो हमें मिली है, जो यंग है और बहुत ही, ऐसा मुझे लग रहा है शायद वो भी बहुत एंजॉय कर रही है। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सेजुती है जी। और मैं यहाँ जापान की ट्रिप पे आई हूँ और मुझे ये जापान में अब फ़िलहाल तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी। मैं भारतवर्ष में एक्चुअली मुंबई पुणे में रहती हूँ जी। और मैं एक IT कंसल्टेंट हूँ जी। और मैं वहाँ पे लाइक 9 आवर्स जो काम है मेरा वो करती हूँ। अच्छा। पहले मेरा एक बिजनेस था हाँ। बट अभी मैं IT में शिफ्ट हो गई। ओके ओके। तो बहुत अच्छा लगा। आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैं बस कहना चाहूँगी कि मत डरिए, हैव डेयर एंड गो एंड रोम। ओके। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लेकर आई हूँ जापान में। देखिए ये हमारे गाइड है और बहुत अच्छा कुछ बता रहे हैं। जरा आपका नाम बताइए। मेरा नाम बॉबी थापा है। मैं नेपाल से हूँ और जापान में 6 साल से रह रहा हूँ। अच्छा। मैं डॉक्टर ज्योति शाह हूँ। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। मेरा नाम सहाना शेट्टी है और मैं 18 ईयर्स ओल्ड हूँ। मैं गुजरात से हूँ और मेरा नाम वंदना पटेल है। आई एम रत्ना शेट्टी। आई एम फ्रॉम मैंगलोर। मेरा नाम सुनीता देसेडला है
मैं पुणे से हूँ। हेलो हेलो, मेरा नाम प्रिसिला है, मैं पुणे से हूँ और मैं कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रही हूँ। दैट इज़ माय हॉबी और मुझे खूब मज़ा आता है नया जगह देखने का। और कभी भी ड्राइव करो, फ्लाइट करो, मैं सोती नहीं हूँ, मैं बाहर देख के एंजॉय कर। जापान के यदि हम इंटरेस्टिंग तथ्य देखें तो जापान जो है वो 6,852 आइलैंड वाला देश है। दुनिया के अधिकतर एनिमेशन आधारित जो शो बनते हैं वो जापान में बनते हैं। जापान की जो ट्रेनें हैं वो दुनिया की सबसे समय पाबंद ट्रेनों में से हैं और इनकी औसत देरी सिर्फ 18 सेकंड है। जापान में हर साल लगभग 24 अरब जोड़ी चॉपस्टिक का उपयोग किया जाता है। जापान की जो संस्कृति है उसमें चेरी ब्लॉसम का गहरा प्रतीकात्मक महत्व है। ये फ्लावर सीजनल रहते हैं और इसको कल्चर से जोड़ के, संस्कृति से जोड़कर इसे बड़ा शुभ चेरी ब्लॉसम फ्लावर्स को माना जाता है। शिंटो और बौद्ध धर्म जापान की दो प्रमुख विश्वास प्रणालियां हैं। जापान में इमोजी का आविष्कार किया गया है। सुमो जापान का राष्ट्रीय खेल है। जापान के 67% भाग पर फॉरेस्ट है। विश्व का सबसे बड़ा मछली बाजार जापान के टोक्यो में स्थित है। जापान को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का लीडर दुनिया में माना जाता है। जापान के एक फॉरेस्ट ओकीगहरा को सुसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और जापान में 110 एक्टिव वोल्केनोज हैं। जापान का जो ध्वज है वो सूर्य का प्रतीक है, यानी वहाँ का जो झंडा है वो सूर्य का प्रतीक है, इसलिए वैसे रेड कलर में गोल बनाया जाता है। और यहाँ पर जो 37 मिलियन से अधिक लोगों के साथ ग्रेटर टोक्यो एरिया दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया है। जापान में हर साल एक सुमो क्राइंग बेबी फेस्टिवल भी होता है। जापान में 4 मिलियन से अधिक वेंडिंग मशीनें हैं जो हर तरह का सामान रखती है। मतलब सिर्फ ऐसे कुछ खाने के वेफर्स के इसके पैकेट्स ही नहीं, वहाँ पर आपके कपड़े से लेकर अंडरगारमेंट से लेकर हर ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो इन वेंडिंग मशीनों में मिलती है। इसलिए 4 मिलियन से अधिक वेंडिंग मशीनें जगह जगह पे जापान में लगी हुई हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जापानी ट्रेनें, मेट्रो, इनका जो समय पाबंद है और जो ये सारी बातें हैं वो देखते ही बनती है। और कहा जाता है कि मतलब जापान एक ऐसा देश है जो अपनी पब्लिक के बारे में, अपनी जनता के बारे में वो इतना जागरूक और इतना ख्याल रखने वाला देश है कि एक छोटी लड़की थी जो स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन हुआ ये था कि कुछ कारण से एक ट्रेन जिस रास्ते से वो जाती आती थी वहाँ की वो ट्रेन उस समय वाली बंद हो गई। तो उसकी बात जब पहुँचाई गई ट्रेन ऑफिसर वगैरह को और ये तय हुआ कि नहीं, वो लड़की अभी बीच में पढ़ाई छोड़ के यदि गांव से आ रही है तो उसकी पढ़ाई बंद नहीं की जाएगी। जब तक वो 12th क्लास पास नहीं करती है उसके लिए वो विशेष ट्रेन जरूर चलाई जाएगी जिस टाइम पर वो स्कूल जाती है और स्कूल से वापस घर लौटती है। और ऐसा जब तक लड़की ने 12th क्लास नहीं की तब तक वो ट्रेन उसके लिए सरकार ने चलाई। ये एक अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है कि हम देश के लिए कुछ करें और देश हमारे लिए कुछ करे, तभी तो देश जापान जैसा एक सुंदर और एक बहुत ही मॉडर्न और साथ में बहुत ही एक पारंपरिक देश के नाम से प्रसिद्ध है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसकी ये इतनी खासियतें हैं। धन्यवाद। किमोनो ये जापान की एक पारंपरिक वेशभूषा है जो कि इतनी सुंदर दिखती है जब इसको एक स्पेशल तरीके से पहना जाता है। पहनने में वैसे समय काफ़ी लगता है क्योंकि मैंने भी इसे पहनकर देखा तो पहनने का शौक़ था, पहना, लेकिन समय काफ़ी लगता है पहनने में भी और इसे उतारने में भी। लेकिन ये एक पारंपरिक वेशभूषा के नाते वहाँ पर लोग स्पेशल ओकेजन में, फेस्टिवल में बहुत ही ट्रेडिशनल इस ड्रेस को वो बहुत प्राउडली पहनते हैं और अपने जो एक हेरिटेज है जो उनका
जो उनका एक नेशन का जो एक प्राउड है उसको बनाए रखते हैं। वैसे आजकल हम देख रहे हैं कि सिर्फ कुछ ओकेजन में कुछ लोग पहन रहे हैं, और अब आजकल थोड़ा सा वेस्टर्नाइज भी वहाँ पे भी लोग हो रहे हैं, मतलब कपड़े पहनने में, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी इस परंपरा को, अपनी इस हेरिटेज को बचा के रखा है। और किमोनो को तो हमने पहले अपनी हिंदी मूवीज़ में तो देखा था, लेकिन वहाँ पहनने के बाद बस एक बार मन कह उठा सायोनारा सायोनारा, क्योंकि वो हमारा आखिरी दिन था जापान में, और जापान को सायोनारा कहने का भी वो दिन था। तो उसी दिन मैंने किमोनो पहन के जापान को सायोनारा कर दिया।